मित्रों, तकनीकी व्यवधान थोड़ा आया होगा। तो युवा देश की, समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। समाज के हित के किसी भी विचार और व्यवस्था को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए सबसे बड़ी ताकत युवाओं में होती है। हम जैसे वरिष्ठ लोगों की भूमिका आज की परिप्रेक्ष्य को, आज की परिस्थिति को ठीक ढंग से बताने, समझाने और उसमें नौजवानों की भूमिका का उनको बोध कराने के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जब तक नौजवान नेतृत्व नहीं करता या युवा शक्ति जब तक यह तय नहीं करती कि समाज को बदलना है, आज की परिस्थिति को बदलना है, तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं होता है। इस परिस्थिति में हम आपके साथ संवाद करते हुए इस दृष्टिकोण को ही रखना चाह रहे हैं कि आज़ादी के 74 साल बाद आज 74 वर्षों में क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव और हो सकता था जो किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है, उसके बारे में आपके साथ संवाद करते हुए मैं ये मानता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश की परिस्थिति, विशेषकर आर्थिक परिस्थिति काफ़ी विकट थी। आर्थिक परिस्थिति काफ़ी विकट थी। उस परिस्थिति में देश में रोजगार के अवसर मुख्य रूप से खेती में थे। खेती में रोजगार के अवसर थे और उस माध्यम से सिंचाई का विकास नहीं था, तकनीकी का विकास भारत में नहीं था, औद्योगिक विकास भी शून्य के बराबर था, बिजली नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों में खेती के माध्यम से जो भी रोजगार मिलता था वो तो था, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो थी वो काफ़ी कम थी। अंग्रेज़ भारत में राज्य कर रहे थे, उसके पहले उनकी जो प्राथमिकता थी वो यहाँ के संसाधनों को दोहन करके उनके मूल देश इंग्लैंड में लगाने की थी, न कि भारत के विकास करने थी। ऐसी अवस्था में भारत की आर्थिक अवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य के साधनों की अवस्था, शिक्षा की अवस्था, सभी दृष्टि से भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। खाद्यान्न की कमी थी, लोगों की आवश्यकता पूरी कर सके इतना भी खाद्यान्न इस देश के अंदर उस समय तक उत्पादन नहीं होता था। इन परिस्थितियों में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आने वाली सरकार ने कृषि के विकास के दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश बाद में खाद्यान्न की दृष्टि से इतना आत्मनिर्भर हुआ कि आज दूसरे देशों से लोगों को अनाज मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज़ादी के समय यहाँ तक कि 1-2 दशक तक इस देश में खाद्यान्न का संकट था। भारत के अंदर भुखमरी का बहुत बड़ा प्रभाव था। किसानों की अवस्था, गांव में रहने वाली जनता की अवस्था बहुत खराब थी और समृद्ध लोगों की जो शक्ति थी, संख्या थी, वह बहुत कम थी। इस 47 वर्षों में देश में 1947 से अब तक के 74 वर्षों में देश में जो बदलाव आया है उसका सकारात्मक मूल्यांकन भी हमें करना जरूरी है। आज कई क्षेत्रों में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। उसमें एक प्रमुख क्षेत्र है कृषि और खाद्यान्न का भारत का उत्पादन। भारत में किसानों ने सिंचाई के साधनों के विकास के साथ ही किसानों ने अन्न उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि की है और आज देश के जनता को
137 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के लिए किसी भी देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। यह भी सही है कि जब देश आज़ाद हुआ तब बहुत सारे लोग, आय कम थी लेकिन बहुत सारे लोगों को उस दृष्टि से रोज़गार उपलब्ध थे। लोगों को जीने खाने के लिए उनके अधिकांश हाथ को इस देश में जो भी काम करना चाहता था काफ़ी लोगों को थे, क्योंकि खेती, पशुपालन, कपड़ा उद्योग और बहुत सारे जो छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों का इस देश में अच्छा जाल था और वो जाल कई शताब्दियों पहले से इस देश के अंदर था। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के साथ इस देश में सामान्य जनता की जो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षा ये थी कि देश समृद्ध होगा, इस देश के सारे जनता को, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा और सारी जनता समृद्ध होकर के सुखी होगी। एक ये था कि इस देश में तमाम बीमारियां, तमाम महामारी, उसका मुकाबला करने की शक्ति देश में नहीं थी। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं थी, सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पतालों की व्यवस्था नहीं थी और इस देश में चिकित्सकों की, डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी। सामान्य आदमी को बीमारी से, महामारी से और विभिन्न संकटों से इस तरह से मुकाबला करते हुए मृत्यु दर जो थी बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न बीमारियों के माध्यम से होती थी। इसलिए इस देश की जनता की अपेक्षा थी कि जब देश आज़ाद होगा तो जल्दी ही उसको खाद्यान्न की दृष्टि से, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से, उनके बच्चों और संतानों को शिक्षा के दृष्टि से और उनके अच्छे आवास के दृष्टि से, संसाधन, बिजली की व्यवस्था और संचार के दूसरे साधनों की दृष्टि से, आवागमन के साधनों की दृष्टि से देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत उस समय, आज़ादी के समय, बहुत ही पिछड़ी अवस्था में था, उससे हम काफ़ी आगे आए हैं। लेकिन जो हमारी आकांक्षा थी इस देश में, एक सबसे बड़ी आकांक्षा ये थी कि देश जो है, भारत की नौजवानों की आज जो सबसे बड़ी आकांक्षा थी, वो आकांक्षा ये है कि देश के सारे नौजवानों को पढ़ने लिखने का और उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। यह इस देश के सभी सरकारों से, देश के शासनकर्ताओं से हमारी युवा पीढ़ी की अपेक्षा और हमारे इस देश की जनता की अपेक्षा रही है। इस दृष्टि से हम कहाँ गए हैं, ये हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। उस दृष्टि से अगर हम आज विचार करें तो सभी सरकारें ईमानदारी से इस तरह का प्रयास करने में विफल रही हैं। इस कारण से बेरोजगार लोगों की संख्या, जिनके पास काम नहीं है, ऐसे कुल बेरोजगारों की संख्या भारतवर्ष में लगातार बढ़ती गई है। उसका कारण क्या है, इसकी समीक्षा हमको करनी पड़ेगी। क्या आज परिस्थिति ऐसी है कि सबको काम नहीं दिया सकता, सारे लोगों को रोजगार नहीं दिया सकता, सारे लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती? ये हो सकता है, लेकिन रोजगार सभी लोगों को दिया जा सकता है। तो फिर क्यों नहीं मिला? अगर टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तकनीकी के विकास के चलते लोगों को रोजगार जो है वो सुलभ करना बहुत आसान हो जाता है। भारत के आज़ादी की बाद से बहुत तेजी से तकनीकी का विकास हुआ है। इस देश में सुई तक जो है विदेशों से मंगानी पड़ती थी, लेकिन आज भारत बड़े से बड़े चीज़ों में, विमान बनाने तक भी आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन फिर लोगों को रोजगार देने की स्थिति क्यों नहीं पैदा हुई? इस बारे में हम आपसे जो संवाद करना चाहते हैं, उसमें कई मुद्दे हमारे सामने हैं। उसमें एक मुद्दा यह है कि शासक वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि में शासक वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सरकारें, आज की सरकार के पहले भी जो सरकारें रही हैं, उनकी भूमिका, और विशेषकर आज की सरकार जो पिछले कई वर्षों से सत्ता में है केंद्र में, उसकी भूमिका समाज के अंदर, विभिन्न वर्गों के अंदर फूट पैदा करके, बंटवारा पैदा करके और उस माध्यम से ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, किसान मजदूर में, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम की भेदभाव पैदा करके, आत्मनिर्भर युवाओं में
और बेरोजगार युवाओं में फूट डाल के सामाजिक सांस्कृतिक का सहारा लेकर के एक बहुमत बना लेना, सत्ता प्राप्त करने के लिए जितना अपेक्षित है उतना बहुमत सरकारें जनता के अंदर फूट डाल करके हासिल करती रही हैं। जब आप समाज में दो गुट करेंगे, दो हिस्से करेंगे, दो बंटवारे करेंगे, तो एक हिस्सा अपने आप आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा और दूसरा हिस्सा जो वंचित हिस्सा होगा वो समाज में संघर्ष के लिए अभाव की स्थिति में जीने लगता है और एक वर्ग समाज में सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। इस परिस्थिति में सरकारें या विभिन्न राजनीतिक दल अपने को सत्ता हासिल करने और टिकाए रखने के लिए जितना आवश्यक बहुमत है वो बहुमत हासिल कर लेती रही हैं। फिर उनको जनता के समस्याओं पे, युवाओं के प्रश्नों पे, रोजगार के प्रश्न पे, खेती के विकास के लिए, आर्थिक और शिक्षा व आरोग्य सुविधाओं के विकास के लिए कुछ करने की आवश्यकता पड़ती नहीं रही है। ये संकट रहा है और इसलिए वो बिना जनता के बीच में देश के अंदर बिना विकास का काम किए हुए सत्ता हासिल करते रहे और विकास को पीछे करते रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के भी कुछ इस प्रकार के खेल रहे हैं। पहले 2 या 3 दशक भी हम कह सकते हैं कि पहले 3 दशक की सरकारों की भूमिका देश के हित में काफ़ी सकारात्मक रही है, लेकिन 1980 के दशक के बाद से कि जो कारण देश में विकास को रोकने के लिए, आर्थिक प्रयास को करने के लिए जो इच्छा शक्ति है उसके खिलाफ काम करते रहे हैं, उसमें 80 के बाद के विभिन्न राजनीतिक इतिहास इसके लिए बहुत जिम्मेदार रहा है। विभिन्न धार्मिक और विभिन्न द्वेष के जो मुद्दे लाए गए देश के अंदर, जिसमें मंदिर के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम मुद्दे हो सकते हैं, इस माध्यम से जनता के बीच में बिना कुछ काम किए, जनता के हितों पर बिना कोई प्रयत्न किए लोगों का जन समर्थन हासिल करने में सफलता मिलती रही है और आज वह चरम सीमा पर। जब बिना आर्थिक मुद्दे पे काम किए, बिना शिक्षा और आरोग्य के मुद्दे पे काम किए किसी भी दल को सत्ता में पहुंचना संभव हो जाता है, तब उसके लिए यह संदेश मिलता है कि इस देश में बिना रोजगार के सवाल पे काम किए भी हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, सत्ता में बने रह सकते हैं। इस तरह की स्थिति देश के अंदर बन सकती है। इस देश में अपार नैसर्गिक संसाधन हैं। दुनिया के तमाम देश भारत से तमाम मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स यहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन भारत के अंदर इन सस्ते संसाधनों के होने के बाद भी भारत के सारी जनता को रोजगार देना संभव इसलिए नहीं हो सका। इसका मूल कारण है कि इस देश में सामाजिक स्तर पे अलग अलग सत्ता है जो वंचितों को, जो असुरक्षित वर्ग को, साधन विहीन जनता को अवसर देने के विरोध में काम करती रहती है। और इस तरह की शक्तियां भी हैं जो लगातार ऐसी ताकतों को, ऐसी मानसिकता को पैदा करते हैं। किसान ये सोचता है कि मजदूर, अगर हम ज़्यादा वो मजबूत होंगे तो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए किसान और मजदूर के हित अलग अलग चलते हैं। एक दल अगर किसानों के हित के लिए काम मुद्दे को उठा रहा है तो दूसरा दल अपने आप मजदूरों को अपने साथ ये कह के जोड़ लेता है कि किसान तो तुम्हारे विरोधी हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमको ये मानना, समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जब तक द्वेष की और बंटवारे की, बांटने की, समाज में बांटने की राजनीति चलेगी, तब तक कोई भी राजनीतिक सत्ता ऐसी नहीं आ सकेगी जो लोगों के आर्थिक हितों के लिए काम करे। और यह जब तक ये आर्थिक हितों के काम करने वाली सरकारें नहीं आएंगी, समाज के अंदर ऐसी मांग नहीं पैदा होगी, समाज के विभिन्न घटक एकजुट होकर के सरकार पे और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक रोजगार के लिए काम करने का कोई एजेंडा इस देश में आएगा ही नहीं। कुछ वर्षों पहले इस देश के अंदर तमाम सारे संगठनों ने काम के अधिकार को लेकर के एक लड़ाई लड़ी और 2005 में काम का अधिकार एक मुद्दा बना, वनाधिकार कानून का मुद्दा बना। 100 दिन के रोजगार के चलते देश में करोड़ों लोगों को काम मिला, मुद्दे बने।
लेकिन आज तमाम पढ़े लिखे और अनपढ़ बेरोजगारों के काम की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। वो स्थिति ऐसा नहीं है कि पिछले ये 2-3 क्रम से हुई है। नोटबंदी और जीएसटी का जो मुद्दा है वह इस देश में रोजगार के जो अवसर थे उन अवसर को भी काफ़ी नीचे लाने में समाप्त करने की भूमिका अदा किया है। सबसे ज़्यादा नोटबंदी के चलते परिणाम 2 हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि केंद्रीकरण बढ़ा है, दूसरा ये हुआ है कि विभिन्न उद्योग धंधे जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो बहुत सारी पेचीदगी या फिर बहुत सारे कागज पत्र जो नहीं बना सकते, वो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तमाम उन उद्योगों पे जो कभी छोटे छोटे उद्योगों पे सरकार टैक्स नहीं वसूल करती थी, इसके पहले कि सरकारें टैक्स नहीं लेती थी, नोटबंदी और जीएसटी के बाद बहुत सारे क्षेत्रों को टैक्स के घेरे में ला दिया गया। ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकायों के समाप्त को टैक्स लेने के अधिकार को समाप्त किया गया। उनके द्वारा जो तमाम सारे क्षेत्र संचालित होते थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। इस तरह की स्थितियां इधर के जो केंद्र सरकार चलाती रही है उसके चलते कई करोड़, अभी एक मोटा अंदाज है कि 2 करोड़ लोग तो लगभग कुछ महीने के अंदर बेरोजगार इस देश के अंदर हुए हैं। वो महीना कोरोना के काल के पहले का है और कोरोना के दरमियान वह बढ़ा है। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस देश में 10% की जो जीडीपी थी, विकास दर थी, वो घट के 5% के नीचे आ गई है। कोरोना के चलते 5% जो बची हुई विकास दर थी वह 0.1%, मतलब 0 के करीब पहुंच गया है। तो कोरोना का संकट का जो स्थान है वह स्थायी रूप से 2% प्रभावित करेगा, लेकिन उसके पहले का 5% जो विकास दर को प्रभावित किया है, उस 5% के परिणाम ये होगा कि कम से कम 10 करोड़ नए बेरोजगार इस देश के अंदर पैदा होंगे। इतना प्रभाव इस देश के अंदर पैदा होगा। ऐसी स्थिति में अगर देश के बेरोजगारों को का सोचना है और विशेषकर नई पीढ़ी नौजवानों को काम के अधिकार को लेकर के, रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इन सारे मुद्दों के लिए सोचना है, तो यह सोचना पड़ेगा कि आज के जो फूट डाल करके शासन करने वाले जो सत्ता है, जो आर्थिक मुद्दों के बारे में बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते हैं, इनको कैसे अंकुश में लाना है, कैसे नियंत्रित करना है, इस तरह की बात को अगर आप सोच पाएंगे उसका उपाय भी हमारे सामने होगा। और वो उपाय बहुत आसान नहीं रह गया है, क्योंकि फूट डालने के एक और तरीके चलाए जा रहे हैं। समाज में सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, पुलिस, डॉक्टर, इनके लिए सुरक्षा के अलग मापदंड हैं, अलग कानून हैं। एक ही अपराध अगर पुलिस के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ या सांसद, लोक प्रतिनिधि के खिलाफ होता है तो उसकी सजा कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर सामान्य आदमी के साथ उसी तरह की मारपीट या अत्याचार होता है तो कानून में उसके लिए सजा का जो प्राविधान है उससे ज़्यादा कानूनी प्रक्रियाओं में जो स्थिति है कि गुनाहगार को, अपराधी को सजा ही नहीं मिल पाती। ये भी समाज के अंदर फूट डालने का ही एक हथकंडा है। तमाम लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर के एक एक व्यक्ति को कई दर्जन पुलिस फोर्स दी जाती है, लेकिन वहीं पे कई कई हजार नागरिकों के बीच में एक पुलिसकर्मी होता है। सुरक्षा कैसे मिलेगी? कानूनों को ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सारे नागरिकों को, चाहे बड़े पद पे हो या सामान्य नागरिक हो, उसको इस कानून के तहत सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? आज संसद के अंदर गुनहगार, अपराधी बैठ गए हैं। विभिन्न उद्योग में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग सरकार के साथ मिलकर के, तमाम लोगों के साथ मिलकर के बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। उसी अपराध की श्रेणी में आर्थिक अपराध का एक बड़ा मुद्दा है। इस देश के अंदर एक दौर चला है, पहले 5 साल वो दौर धीमा था, लेकिन उसके बाद और गति आई है। देश के
70 सालों में खड़े किए गए जो सरकारी उपक्रम थे, सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां थी, और कंपनियां ऐसा नहीं कि घाटे में चलने वाली कंपनियां थी, रेलवे और बीएसएनएल जैसी कंपनी जो सरकार नहीं चला सकती है, वह इस देश कैसे चलाएगी? जो इतना बड़ा क्षेत्र था कि अगर थोड़ा भी किराया बढ़ा दिया जाए, थोड़े ही अगर उसके बढ़ा दिए जाएं, तो उसको कहीं भी घाटे में चलने का सवाल नहीं था। लेकिन वह साजिश करके बेचे गए। उस साजिश में कई उद्योगपति इसमें शामिल रहे हैं। उस साजिश के अंदर कई ऐसे, तो उस अपराध, इस तरह की स्थिति में, उस स्थिति में तमाम सारे आर्थिक गुनाहगार में, आर्थिक अपराध में शामिल सरकारी मशीनरी को अपने हाथ में लेकर के, सरकारी मशीनरी को अपने हाथ में लेकर के तमाम उद्योगों को या तमाम नीतियों को इस तरह से प्रभावित किए जा रहे हैं कि देश के सारे उद्योगों को, कुछ 2-3 लोगों को बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक आपराधिक का कारण है। कुछ पैसा ऊपर का ऊपर दे करके बहुत कम भाव में सरकारी कंपनियों को खरीदा जा रहा है, और बदले में एक बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी कीमत चुनाव निधि के रूप में, चुनाव फंड के रूप में कुछ पार्टियों के हाथ में दिया जा रहा है। इस स्थिति आज जब पहुंची है कि पैसे के बल पे तमाम लोगों को खरीदना, चैनल को, मीडिया को खरीदना, झूठ का प्रचार करना, धन के बल पे झूठ का प्रचार करके जनमत को बदल देना, तमाम चैनल खड़े किए जाने। इस देश में अंदर 1-2 अपवाद के चैनल छोड़ दिए जाए तो सारे चैनल 1-2 समूह के द्वारा, जो आज की सत्ता के अधीन पार्टी है, उसके जुड़े हुए जो हितैषी हैं, उनके द्वारा वो चैनल चलाए जा रहे हैं। और वह चैनल पूरी की पूरी तरह से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को, ये सारे चैनल जो हैं, अधिकांश चैनल जो कि एक आपराधिक साजिश के तहत सरकार के साथ रहने वाले कुछ उद्योगपतियों के द्वारा लगाए गए पैसे के द्वारा खड़े किए गए हैं और चलाए जा रहे हैं, वो सरकार की गलत नीतियों का भी समर्थन करने के लिए और जनता को बांटने की जो साजिश जो चल रही है, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत कठिन हो गया है कि जनता के मुद्दे पर, और विशेषकर नौजवानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर इस सरकार पे किसी भी तरह का दबाव डाला जा सके। दबाव डालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कोई भी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपको याद होगा कि जमीन भू संपादन कायदा को लेकर के आते ही सरकार ने नियमों को इस तरह से ढीला करना शुरू किया कि ऐसा कानून बन जाए कि जिसके चलते किसानों की ज़मीन को बिना किसी भी प्रयास किए, उनके विरोध के बावजूद भी कैसे भी ले लिया जाए। लेकिन उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा था और थोड़ा बेहतर भू संपादन कानून को प्रस्ताव के रूप में लाना पड़ा और उसको मान्य करना पड़ा। इस तरह की स्थिति ये हो रही है कि जो नैसर्गिक संसाधन हजारों साल के लिए है, इस सरकार ने 5-6 वर्षों में कम से कम 100 वर्षों के तक चले इतना ज़्यादा संसाधनों का दोहन करके, माइनिंग करके और उन संसाधनों को खाली किया। आपको आसाम में बाढ़ में जो स्थिति, आप कुछ दिनों बाद ये स्थिति दिखेगी कि आपके आस कल को 50 फीट गहरे तक खोद दिए गए हैं। और कहाँ से उसका निर्णय लिया गया है? दिल्ली में बैठ के निर्णय लिए गए हैं। आपके गांव को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ के आदिवासियों को पता भी नहीं चला कि ये कौन है, कैसे ले रहे हैं। तो इस तरह के संसाधनों का दोहन, और वो संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है? इतनी कंपनियां बेची गई, फिर भी देश में संकट है, फिर भी देश में रोजगार नहीं दिया जा रहा है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां बंद हो रही है, बीएसएनएल को बेचा गया है, तमाम अन्य कंपनियां, दर्जनों की संख्या में सरकारी कंपनियों को बेचा गया है। ये कंपनियों को बेचने के चलते बड़े स्तर पे भी बेरोजगारी उस कारण से बढ़ रही है। अब नौजवानों को नौकरी मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां जब हो जाएंगी। आप देखिए, रेलवे को प्राइवेट करने की पूर्व तैयारी की गई, कोरोना का बहाना लेकर के प्लेटफॉर्म के अंदर न जा सके, इसलिए 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया गया।
अब क्या वापस 3 रुपए का होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां पहले ये करती हैं कि आप पहले रेट बढ़ा दो ताकि हमको फ़ायदा कमाने में, मुनाफा कमाने में सहूलियत रहेगी। इस तरह से स्थिति पैदा की कि बीएसएनएल को जैसे ही अंबानी को उसके शेयर्स बेचे गए, शेयर्स बिकते ही उसके कई प्लान, जैसे प्लान वैलिडिटी जो था बीएसएनएल का, उसको जो 74 रुपये का वाउचर 6 महीने के लिए वैलिडिटी थी, वो 74 रुपये का वाउचर आज 2 महीने का तुरंत हो गया। कुछ ही महीने के अंदर उसको इस तरह चेंज किया गया। दूसरा सबसे बड़ा बात होता है कि ये कंपनियों में डेली वेजेस और ठेके पे मजदूर लगाए जाते हैं, जिनको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक दे करके काम कराया जाता है। जबकि इन कंपनियों में, जब वो कंपनियां थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, उसमें 50,000, 60,000 रुपये लोगों को पेमेंट मिलता था। तो इस तरह से लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। जब लोगों की इनकम घटेगी तो जो उद्योग हैं, जो व्यापार है, जो बाजार है, वहाँ भी पैसा नहीं पहुँचेगा, वहाँ भी लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो बेरोजगारी का जो संकट है, एक संकट जो इस सरकार ने पैदा किया है, जो नया है, वह नया है कि सार्वजनिक उद्योगों को बेच करके निजीकरण जो किया जा रहा है, उस तरह से किया गया है। और 2 इसके पहले जो प्रयास किए हैं, वो नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के चलते बड़े स्तर पे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का संकट इस देश के अंदर बढ़ाया गया है और पैदा किया गया। इस तरह की स्थिति बनी है। अब हम इन सरकारों को ये ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों के आर्थिक मुद्दे पे काम करें और लोगों को रोज़गार दें। तब क्या करना पड़ेगा, ये हमको सोच लेना है। तब हमको ये सोचना पड़ेगा कि अब इस देश के अंदर नौजवान, युवा पीढ़ी अगर ये सारी व्यवस्था, चाहे वह सरकार की व्यवस्था हो, चाहे वह समाज में आर्थिक विकास का सवाल हो, शिक्षा का प्रश्न हो, या समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश में किस तरह के विचार बढ़ेंगे, उसका सवाल हो, इन सारे सवालों पे नौजवानों को इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। नौकरी मांगना नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि 70-74 सालों में जो सरकारें व्यवस्थाएं काम करती, व्यवस्थाएं सिर्फ बांट करके राज्य करती रही हैं, उनको नौकरी देके या रोजगार दे करके काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नौजवान जो है वह, मैं समझता हूं कि वह सर्वशक्तिमान है। अगर नौजवान संगठित हो जाएगा तो देश की सारी व्यवस्थाएं, विशेषकर शासन, सत्ता, समाज, सभी व्यवस्थाओं को अपने अधिकार में ले सकता है। और तब अगर वो काम करे कि सभी की चिंता करके सबके लिए अवसर बढ़ाने वाली व्यवस्था में हमको काम करना है, तभी सभी के लिए अवसर मिलेगा। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि हम अपनी सोच लें, अपने बारे में सोच लें, मैंने एक बात जो कहा कि सुरक्षित नौजवान और असुरक्षित नौजवान बेरोजगार के बीच में भी भेद किया जा रहा है। सुरक्षित नौजवान को कहा जा रहा है कि तुम तो बहुत अच्छी तुम्हारा बहुत अच्छा करियर है, तुम सिर्फ अपना सोचो। जो असुरक्षित क्षेत्र के करोड़ों लोग हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में मत सोचो। तो ये सुरक्षित और असुरक्षित नौजवान एक न हो पाए, क्योंकि एक होंगे तो उनकी ताकत बहुत बढ़ेगी। ताकत बढ़ेगी तो ये मांग आएगा कि सारे ही बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको चाहिए। और जो सरकार, जो व्यवस्था इस तरह की नहीं बना सकती, जो सरकारें, उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, या दोबारा चुन के नहीं आएंगे, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। ये स्थिति क्या नौजवान पैदा करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तभी रोजगार का प्रश्न हल होगा, तभी संकट हल होगा। अगर इसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो निश्चित रूप से रोजगार का प्रश्न और विकट होता चला जाएगा। आज स्थिति हो गई है कि मुंबई और पुणे में काम करने वाला जो बड़ा कारीगर था, चाहे वो सुतार हो, लोहार हो, और कोई कारखाना चलाने वाला व्यक्ति हो, वह छोड़ करके छोटे छोटे कस्बे में आ रहा है। तो छोटे छोटे कस्बों में जो रहने वाले पहले के जो कारीगर थे, उनका क्या होने वाला है? वो पूरी तरह से बेकार होने वाले हैं। इस तरह की स्थिति जब संकट पे बढ़ रही है तो नौजवानों के लिए विकट परिस्थिति होगी। जो नौजवान इंजीनियर भी, आज पुणे जैसे जगह पे ऐसे इंजीनियर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां 10,000 रुपये महीने पर काम करवा रही हैं, ये स्थिति पैदा हो गई है। और लोग पीछे खड़े हैं जो 9,000 में काम करने को तैयार हैं। इस पूरी अर्थव्यवस्था का जो संकट, जो योजनाबद्ध तरीके से पैदा किया गया है, पिछले 30 सालों से, 40-35 सालों से जो पार्टी मंदिर मस्जिद का भेदभाव,
हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, मॉब लिंचिंग के झगड़े, गो हत्या के झूठे केसेस करके निरपराध किसानों को, गोपालकों को मारना, जिस तरह के धंधे करती रही, वो अगर पार्टी इस देश में सत्ता में रहेगी तो आप क्या समझते हैं रोजगार का मुद्दा रहेगा? रोजगार का मुद्दा ही नहीं होगा। इसलिए आपको ये सोचना है कि समाज के अंदर भेदभाव की जो राजनीति है, भेदभाव पैदा करने वाली जो शक्तियां हैं, उनको आपको सिर्फ कमज़ोर ही नहीं करना है, उनको जड़ से समाप्त करना है। अगर आप उनको जड़ से समाप्त नहीं करोगे तो आप एक नहीं हो सकोगे। किसान एक नहीं हो सकता है, किसान मजदूर एक नहीं हो सकता। आज किसान किसान नहीं है। किसान जो है या तो ब्राह्मण है, या तो यादव है, या तो कुर्मी है, या तो शूद्र है। किसान अलग अलग जातियों की पहचान से जाना जाता है। इसलिए इस देश के अंदर सबसे बुरी अवस्था, सबसे खराब अवस्था देश के किसानों की है। बहुत खराब हालत में उनको जीना पड़ता है, क्योंकि एक नहीं हो सकते हैं। भाव गिर जाता है। कभी किसी चीज़ का कीमत 80 रुपये किलो होती है और वही चीज़ 8 रुपये किलो हो जाती है, पर किसानों का कोई आवाज़ नहीं उठती। क्या देश के अंदर पानी के भाव से दूध बिक रहा है? कोरोना पीरियड में महाराष्ट्र के अंदर जो दूध सरकार खरीदती थी 17 रुपये लीटर, कोरोना का बहाना लेकर के उसको 14 रुपये लीटर कर दिया गया। विभिन्न दूध केंद्र जो है 14 रुपये लीटर दूध लेने लगे। तो जब तक ये बंटवारे की ताकतें मजबूत हैं, तब तक एकता की ताकतें कमज़ोर रहेंगी ही। इसलिए अगर एकता की ताकतों को, अपनी ज़रूरतों को, अपने मुद्दों को सामने लाना है, सामान्य जनता के सुख सुविधाओं का प्रश्न उठाना है, तो एक बांटने वाली शक्तियों को समाप्त करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी ताकत इस देश की युवा पीढ़ी की है। मैं मानता हूँ कि कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है सिवाय युवाओं के, लेकिन युवाओं को अपनी शक्ति का बोध नहीं है, या बोध है पर उनके सामने नेतृत्व कौशल नहीं है। नेतृत्व कौशल का अभाव का एक जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ अन्य कारणों से, वो ये है कि अगर आपको नेतृत्व करना है तो भय मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप भय मुक्त नहीं रहोगे, तब तक नेतृत्व की क्षमता का विकास नौजवानों में या किसी में भी नहीं हो सकता है। और अगर नेतृत्व पैदा हो जाता है तो पीछे चलने वाले करोड़ों लोग हैं जो अच्छे व्यक्ति के साथ भी आ सकते हैं, उसके पीछे खड़े हो सकते हैं, साथ चल सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और बड़े से बड़ी सत्ता, बड़े से अपराधी, आतंकवादी, आर्थिक अपराधी और संसद में, विधानसभा में बैठे हुए बड़े बड़े अपराधियों तक को भी जमीन पे पटक सकते हैं। ये ताकत नौजवानों की ताकत के अंदर है। यह बोध नौजवानों को अगर होगा, और नौजवान अगर इस देश में संगठित होगा और इस तैयारी से संगठित होगा कि इस देश की सारी व्यवस्था, सत्ता व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, समता, मानवता, न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से बदलेंगे और सबके लिए अवसर के उद्देश्य से पूरी व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे। अगर यह स्थिति बनेगी और नौजवान इकट्ठा होगा तो रोजगार का प्रश्न हल होगा। दूसरी जो इससे जुड़ी हुई बात वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को विकसित करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रोजगार का क्षेत्र खेती, बागवानी, पशुपालन, नैसर्गिक संसाधन, छोटे उद्योग, इन सारे क्षेत्रों में है। तो देश के 60-70% आबादी को इसमें अवसर देने के लिए आज जिस अवस्था में है, उस अवस्था से उसको और ज़्यादा विकसित करना पड़ेगा। और तब कुछ क्षेत्र जो होंगे 10%, 15% लोग, वह विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न नौकरियों, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और उसको होंगे। इसलिए आज मूलभूत सवालों को लेकर के अगर हम, नौजवान खड़ा होगा और उसका मूल सवाल उसका रोजगार होना चाहिए, मूल सवाल उसका स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, मूल सवाल इसके संचार सुविधाएं होनी चाहिए, तभी होगा। एक आखिरी बात आपको बताना चाहेंगे कि कैसे साजिश चलती है। देखिए, रिलायंस 2003 में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, रिलायंस मोबाइल की। उस समय बीएसएनएल इस देश की सबसे ताकतवर जो है संचार की कंपनी थी, जिससे उसके लैंडलाइन फ़ोन ही सिर्फ रिलायंस बीएसएनएल के हुआ करते थे। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी,
उस सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से बीएसएनएल को मोबाइल लॉन्च नहीं करने दिया, क्योंकि रिलायंस उसके मित्र थे, रिलायंस से चुनाव में फ़ायदा लेना था। इस नाते उसको नियोजित ढंग से उसको मोबाइल को लॉन्च करवाया और बीएसएनएल को कई साल तक मोबाइल खरीदने के शस्त्र साहित्य खरीदने नहीं दिए गए। बाद में उसी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई और उसने बीएसएनएल को, जब सारी कंपनियां में, यहाँ तक कि छोटी छोटी कंपनियां आइडिया, एयरटेल, एयरसेल के भी 4G मोबाइल आ गए, लेकिन बीएसएनएल को 4G के साहित्य खरीदने के, सामान खरीदने के लिए परमिशन ही नहीं दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नेटवर्क, बैंकों से लोन लेने के लिए इस सरकार ने एनओसी नहीं दिया। इस लेवल पे साजिश हुआ करती है, इस साजिश को समझना पड़ेगा। और साजिश के खिलाफ जब तक हम प्रभावी नहीं होंगे, जब तक विजयी नहीं होंगे, तब तक रोजगार का प्रश्न कुछ चंद नौजवानों का तो हल हो सकता है। इसके 137 करोड़ में से 25-30 करोड़ नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिलना मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि आपके अंदर अपार शक्ति है, आप इस परिस्थिति को अगर समझते हैं तो संगठित होइए, भेद करने वाले, बांटने वाली शक्तियों को परास्त करिए, समाप्त करिए और इस देश में रोजगार का मुद्दा, अर्थ का मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा, या इस देश की राजनीति के केंद्र में आए। अगर ये होगा तो सारी परिस्थिति बदलेगी। इस नाते मुझे लगभग 30 से 45 मिनट का समय दिया गया था। मैं आपका बहुत समय न लेते हुए उस समय सीमा के अंदर मैं अपनी बातचीत का ये अंश समाप्त करना चाहूँगा। मैं अपनी बातचीत यहाँ पूरा कर रहा हूँ। इसके साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब मैं देना चाहूँगा। कई साथियों की ये मैसेज आ रहा था कि उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, शायद उस तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सारे लोग तो सुन पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप भेजिए, उसके बारे में मैं कुछ उत्तर दे सकता हूँ। और इसके साथ मैं अपनी बातचीत पूरी कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, मैं यहीं पे अभी फिनिश कर रहा हूँ और आज की बातचीत यहाँ पे पूरी कर रहे हैं।